नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, एक कहानी चल रही है, दुर्गा एक बदले की आग। और इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। इसी बीच पवन बिहारी अपने नए ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने राजीव शुक्ला भी उपस्थित थे। पवन बिहारी राजीव को कुछ समझा रहे थे। धरना देने से पहले मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा था। ऐसी बात नहीं है भैया। तो फिर कैसी बात है राजीव? अब मैं सिर्फ कॉलेज का अध्यक्ष नहीं, आने वाले समय में विधायक भी हूँ। यह तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जी भैया, पता तो है मुझे, पर मुझे लगा कि धरना देकर पुलिस को हिलाया जा सकता है, और आप भी यही चाहोगे। मैं भी चाहता हूँ राजीव कि दुर्गा का पता चले, वह हमारे बीच हो। उसके गायब होने से मेरी भी हानि है, मेरा भी नुकसान है। माफ़ करना भैया, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे इसमें बुरा कुछ भी नहीं लगा है राजीव, पवन बोला। बस आगे से कुछ भी करो तो पूछ कर करना। ठीक है भैया, राजीव थोड़े रुकते हुए बोला। पर भैया, दुर्गा कुछ पता नहीं चला अभी तक। मुझे भी दुख है राजीव, दुर्गा मेरी खास थी। अब प्रशासन पर दबाव डालने का वक्त आ चुका है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जी भैया, बताइए अब क्या करना है। फिर राजनीति का डिस्कशन शुरू हुआ और पवन बिहारी और राजीव के बीच में। भैया, क्या ये ठीक रहेगा? राजीव, हमें दुर्गा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ठीक है भैया, अगर बात दुर्गा की है तो मैं तैयार हूँ। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। राजीव ने अपने सभी लड़कों को इकट्ठा करके पुराने अड्डे छात्र संघ भवन पर काम समझा दिया। बाकी लड़के वहां से निकल गए। पीछे से किसी ने आवाज़ दी, राजीव भैया। राजीव ने पलटकर देखा। मैं ही राजीव हूँ, बताओ आप कौन? मुझे दुर्गा ने भेजा है। क्या? दुर्गा ने? राजीव एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। कहाँ है दुर्गा? यह पत्र दिया है उसने आपके लिए। राजीव ने पत्र झपट कर खोल कर पढ़ा। राजीव भैया, आशा करती हूँ आप ये बात किसी को नहीं बताओगे और पत्र मिलते ही मेरे पास आओगे। आपके आने के बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। राजीव पत्र पढ़कर भावुक हो गया और तुरंत ही राशि के भाई के साथ वहां से निकल पड़ा। वह कुछ नहीं बोला, बस बाइक पर बैठकर सोच रहा था उसके साथ क्या हुआ होगा। दुर्गा उसे हमेशा ही भैया बुलाती थी। लोगों को हमेशा ऐसा लगता था कि वह दुर्गा की तरक्की से जलता है, पर ऐसा नहीं था। पवन बिहारी और दुर्गा में भाई बहन का प्रेम था। राजीव दुर्गा को बहुत मानते थे। मुझे कोई बताएगा कि बद्री यहाँ क्या कर रहा था? सरबजीत ललवानी सभी पर चिल्ला रहे थे। एक लड़का नहीं संभाल सकते तुम सब? सभी नौकर चुपचाप गर्दन नीची करके खड़े हुए थे। क्यों नहीं रोका तुम लोगों ने उसे कि वो लड़की के कमरे में ना जाए? साहब बहुत रोकते थे, पर बद्री बाबू नहीं मानते थे। चुपके से खाना देने चले जाते थे। याद रखना, अगर बद्री को कुछ हुआ ना तो तुम सभी की बखिया उधेड़ दूंगा। नालायकों, एक अबोध बालक को नहीं संभाल पाए। साहब जी, कुछ लोग बाहर आए हैं। कौन है वो लोग? काले कपड़ों में हैं, लंबे चौड़े लोग। भेज दो उन्हें अंदर। जी साहब। अंदर 5 लोग दाखिल हुए। जज साहब ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बुलाई थी। काले कपड़ों में, आंखों पर काला चश्मा लगाए, लंबे चौड़े शरीर वाले बाउंसर थे वो। सरबजीत ने उनके अफसर से कहा, जितना भी पैसा लगे परवाह नहीं, पर मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। हम पूरा प्रयास करेंगे जज साहब, उनका अफसर बोला। हमारा काम ही यही है, आप निश्चिंत रहिए। अब बद्री को कुछ नहीं होगा। प्रयास सफल हो तो ही ठीक है, अन्यथा मैं किसी और का सहारा लूं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सरबजीत शहर के जाने माने जज थे। उनका बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना था। उनका ही लड़का था बद्री। बस दिमाग से थोड़ा सा पैदल, पर निकला बहुत होशियार। वो बीमार था, इसलिए फार्म हाउस पर उसकी देखरेख अच्छे से हो, इसलिए उसे फार्म हाउस में रखा गया था। पर जज सरबजीत लालवानी के फार्म हाउस पर दुर्गा कैसे पहुंची? किसने वहां उसे कैद किया था? ये बात अभी भी गुत्थी बनकर दिमाग की नसों में घूम रही थी। जैसे ही सिक्योरिटी बाहर निकली, पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई उनके बंगले में घुसी। आओ दरोगा आओ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हो गया जज साहब? आप और मेरे पास? दरोगा शास्त्री बोले। इस गरीब के पास एक महान हस्ती, आखिर क्यों? दरोगा जी, लालवानी जी दरोगा जी की तरफ देखते हुए बोले। मैंने सुना है आपने मेरे फार्म हाउस पर छापा मारा है। ये भी सुना है कि वहां पर कोई लड़की रहती थी
जिसका आपके किसी केस से ताल्लुक है। वाह जज साहब, दरोगा कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए बोला। कितना कुछ सुन लिया आपने। मतलब? जज साहब बोले। मतलब छोड़िए जज साहब, बस ये बताइए, शहर में आजकल दुर्गा के लिए बवाल मचा हुआ है, वो पता है कि नहीं? पता है दरोगा, बिल्कुल पता है। कल रात तक वो आपके ही फार्म हाउस पर थी। क्या? जज साहब एकदम से चौंके। ये नहीं हो सकता। पर यही हुआ है जज साहब, दरोगा बोला। मैंने आपके नौकर को गिरफ्त में ले लिया है, पूछताछ जारी है। जी, आप पूछताछ करो, पर एक बार कंफर्म कर लो कि सच में क्या वहां दुर्गा ही थी। जी, वो सब भी पता कर लूंगा। आपके फार्म हाउस पर क्या क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता? आपको पता होना चाहिए ये सब भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। पर आपने सच कहा, महीनों से मैं वहां गया ही नहीं। मैं बहुत कम जाता हूँ वहां, बस देख रेख के लिए एक नौकर रखा हुआ है वहां। अपने परिवार के साथ वो वहीं पर रहता है। अब वहां वो क्या कर रहा है मुझे थोड़ी ना पता है, पर आप उससे अच्छे से पूछताछ करिए। दरोगा साहब, दरोगा साहब गजब हो गया। अब क्या हुआ? दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बोला। कस्बे और शहर के चौराहों पर अलग अलग 3 जगह पर फिर से धरने पर बैठ गए हैं छात्र। अब यही होना बाकी था। ये सब पवन बिहारी का खेल है, मैं समझ रहा हूँ। साहब क्या किया जाए? मैं एसपी साहब से बात करता हूँ। ठीक है साहब। दरोगा साहब ने एसपी साहब से सिर्फ 2 मिनट ही बात की होगी और फोन का रिसीवर चोंगे पर पटकते हुए बोले। तीनों जगह पुलिस के 5-5 के गुट बनाकर भेजो, मैं भी अभी आता हूँ। पुलिस की गाड़ियां बंदूक तैनात सिपाहियों को लेकर उन स्थानों पर पहुंची जहां सब धरना शुरू हो चुका था। सभी छात्र प्रशासन और विपक्षी पार्टियों के पुतले जलाने की तैयारी में थे। बात अपने गांव की लड़की की थी, तो वहां की जनता भी उनके भरपूर सहयोग कर रही थी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस खड़ी होकर उनका तमाशा देख रही थी। वो करती भी क्या, उनका काम रुका हुआ तो नहीं था, बल्कि इन लोगों ने काम को और भी पेचीदा कर रखा था। कुछ देर बाद मेन चौराहे पर आए लोगों की भीड़ से आवाजें आनी शुरू हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन बिहारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन बिहारी जिंदाबाद। पवन बिहारी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। हमारा नेता कैसा हो, पवन बिहारी जैसा हो। वो भीड़ को चीरते हुए उन लोगों के बीच में आ गए जो पुलिस और सत्ताधारी नेताओं के पुतले लेकर खड़े थे। उसने हाथ खड़ा करके सबको शांत किया और बोला, भाइयों, ये हमारी लड़ाई है, सत्ताधारी नेताओं से और नाकाम पुलिस से, हमारी दुर्गा के लिए। पर इसमें आम लोगों का कोई दोष नहीं है। आप लोग धरना बंद करो, जनजीवन को चलने दो। नहीं भैया, ये प्रशासन ऐसे नहीं मानेगी, हमें कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं, तुम सभी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से मजदूर या आम लोगों का नुकसान हो। धरना खत्म करो और पुलिस को अपना काम करने दो। मैं साथ हूँ तुम सभी के। नारेबाजी शुरू हो गई। छात्रों को वश में करना आसान नहीं था, पर पवन ने उन पर विजय पाई। लेकिन जिद में आई पब्लिक ने पुतले तो जला ही डाले। धू धू करके पुतले जलने लगे। पवन पुलिस से बात करने लगा और फिर जाते जाते दरोगा को देखता रहा, तब तक जब तक कि वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ नहीं गए। दरोगा भी उसे देखता रहा और होठों पर मुस्कान लिए बोला, जाओ जाओ पवन बिहारी, तुम जीत गए। विधानसभा चुनाव तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। इस तरह से बाकी के 2 और स्थानों पर पुतले जलाए गए। बाकी की जगहों पर नुकसान भी हुआ। एक सरकारी बस में आग लगाने की कोशिश की गई, पर 2 बाइक तो जला ही डाली वहां की पब्लिक ने। पुलिस ने बहुत रोकना चाहा, पर कोई नहीं माना। ये बात पवन बिहारी तक पहुंची। पवन बिहारी नाराज होने लगे। ये बस और बाइक जलाने का प्लान तो नहीं था। जी भैया, आपने सही कहा, एक गुर्गा बोला। राजीव नहीं था क्या वहां? नहीं भैया, राजीव भैया कहीं नजर नहीं आए। पवन बिहारी एकदम से चौंके। फोन लगाओ उसे। जी भैया। एक गुर्गे ने राजीव को फोन लगाया, पर राजीव ने फोन उठाया ही नहीं। क्या हुआ? भैया, राजीव भैया का फोन नहीं लग रहा है। उसने झूठ बोल दिया। दोबारा लगाओ। दोबारा वही उत्तर। ठीक है, जाओ अभी। और जिस जिसने गाड़ी जलाई है वो यहाँ कहीं आसपास दिखाई नहीं देने चाहिए। जी भैया, सिर झुकाकर गुर्गा बोला। अगर पकड़ में आ जाए तो मेरा आदमी नहीं है ऐसा बोल देना। जी भैया, ठीक है, अभी जाओ।
पवन बिहारी चिढ़ते हुए बोले, मैं घर भी नहीं जा सकता जब तक दुर्गा नहीं मिल जाती। राजीव राशि के घर पहुंचा। भैया, अभी सोई हुई है दुर्गा। राजीव को देखते ही राशि बोली। राजीव हक्का बक्का राशि को देखते हुए बोला, किधर है वो? चलिए। और राशि राजीव को लेकर अपने कमरे में गई। दुर्गा एक चारपाई पर सो रही थी। दुर्गा को देखकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। दुर्गा 5 दिन में सिकुड़ कर मरीज बन गई थी। उसके चेहरे से उस पर हुई हैवानियत दिख रही थी। हालांकि राजीव को कुछ पता नहीं था, पर वो अंदाजा लगा लगा कर व्याकुल होता जा रहा था। जगाओ इसे, राजीव बोला। भैया, अभी सोई है, राशि ने कहा। इसे जगाओ, इसका सोने का समय नहीं है। राजीव की आंखों में आंसू थे। सहसा दुर्गा खुद ही जाग गई। सामने राजीव को देखते ही उससे लिपट गई। भारी भरकम राजीव के शरीर से जैसे एक घास का पुतला लटकाया गया हो। उसने दुर्गा को एक बच्चे की तरह अपनी बाहों में दबोच लिया। मेरी बच्ची। राजीव की आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। दुर्गा के मुख से आवाज नहीं आ रही थी। उसका मुख खुला हुआ था, पर आवाज नहीं आई। फिर 2 पल बाद दुर्गा के मुंह से जो चित्कार निकली, वो कलेजा फाड़ देने वाली थी। भैया, वो राजीव को जकड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी सी बच्ची अपने पापा की गोद में पड़ी हो। आंसू तो उसके सूख चुके थे। सूखी आंखों से आंसू नहीं, रक्त निकल रहा था। राजीव की धड़कनें तेज तेज धड़कने लगी। एक मर्द होकर वो इंसान अपनी मुंह बोली बहन के लिए जो रोया, वो उस कमरे में भयानक स्थिति पैदा करने वाली थी। राशि की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसने राजीव को पकड़ना चाहा, दोनों को चुप कराने के लिए, लेकिन उसकी भाभी ने उसे मना कर दिया। नहीं राशि, इन्हें मत चुप करवाओ। ये वो आंसू हैं जो 5 दिन से आंखों में दफन थे। निकल जाने दो, मत रोको। कुछ देर बाद दुर्गा राजीव की बाहों में ही सो गई। राजीव ने उसे परेशान नहीं किया, उसे सो जाने दिया। दुर्गा को उसी चारपाई पर लेटा दिया और खुद जमीन पर बैठकर दुर्गा को देखता रहा। राशि ने राजीव को पानी चाय देनी चाहिए, पर राजीव तो जैसे मुर्दा हो। वो बस दुर्गा को सोया हुआ देखता रहा और इंतजार करता रहा उस पल का जब वो जागे और अपनी 5 दिन की वो कहानी बताए जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। राशि ने बद्री के बारे में बताया कि किस तरह दोनों आज सुबह उसे सरकारी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर सोए पड़े मिले थे। अचानक राजीव उठा। राशि, बद्री कहाँ है? बाहर है भैया। और राजीव बाहर गया, बद्री को देखा। बद्री राजीव को देखकर ही सकपका गया। तुम कौन हो? बद्री। कौन बद्री? बद्री जज साहब का बेटा है, बद्री सहमते हुए बोला। वहां क्या हुआ था? नहीं पता। नहीं पता मतलब? मुझे नहीं पता मतलब मैं नहीं जानता। तो तुम इसके साथ क्यों भागे? प्यार करता हूँ दुर्गा से। क्या बकता है तू बद्री? जी भैया, प्यार करता हूँ, इसीलिए तो उसे बचाकर यहाँ तक लाया। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बद्री की गिरेबान को पकड़ लिया। मुझे मत मारो, बद्री रोने लगा। मुझे नहीं पता कि दुर्गा को वहाँ क्या हुआ। मैं तो बस उससे प्यार करता हूँ। मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई, तो मैं भाग गया वहाँ से। मुझे मत मारो। राशि ने राजीव के कान में धीरे से कहा, भैया, इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। ये दिल का बुरा नहीं है। अचानक पीछे से दुर्गा ने आवाज लगाई। राजीव पलटकर दुर्गा की ओर गया। वो दर्द से कहरा रही थी। राजीव ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर दुर्गा ने अपने पिछले 5 दिनों की कहानी सुनाई, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई थी। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी रूह कांप गई। दरोगा रामप्रसाद शास्त्री के पास बहुत से अभियुक्त थे जिनसे पूछताछ जारी थी, पर सबसे पहले जज सरबजीत लालवानी के फार्म हाउस पर रहने वाले उस परिवार से पूछताछ करनी थी। एक पति मनोज, उसकी पत्नी, एक 16 वर्षीय लड़की और एक 12 वर्षीय लड़का, यही परिवार था जो फार्म हाउस में रहता था। चारों को अलग अलग रखा गया। रामप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले छोटे से बालक से पूछताछ करनी शुरू कर दी, पर उससे उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिला। फिर शुरू हुई पूछताछ उस लड़की से, सहमी सी लड़की जो दुर्गा की कदकाठी की थी। सच सच बताओ, 3 दिन तक उस फार्म हाउस के कमरे में जहां दुर्गा के कपड़े मिले, दुर्गा को किसने कैद किया था? वहां ऐसी कोई लड़की नहीं थी साहब। फिर वो कपड़े, वो मेरे थे। तुम किसी से डर के ऐसा बोल रही हो? नहीं साहब। बद्री बाबू वहां क्या कर रहा था? उनका घर था साहब।
वह तो कभी भी आते हैं और जब तक मन किया रहते हैं। तुम एक लड़की होकर एक लड़की के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं साहब, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, अगर तुम इस तरह नहीं बताओगी तो याद रखना, सच का पता तो एक दिन लग ही जाएगा। बड़ी अजीब बात है ना। दरोगा रामप्रसाद शास्त्री नौकर मनोज से बोला। तुम्हारी निगरानी में एक लड़की 4 दिन तक कैद रहती है और तुम लोगों को पता ही नहीं है। साहब, वहां कोई भी लड़की थी ही नहीं, मनोज बोला। घबराओ मत मनोज, सब सच सच बता दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस तुम्हारे साथ है। पर साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। गायकोंडे, चलो लग जाओ ड्यूटी पर। तब तक ये कुछ नहीं बताए जब तक। गुस्से में आकर दरोगा रामप्रसाद शास्त्री बोला और वहां से उठकर खड़ा हो गया। जब तक वो एक्टिवा वाला मिल नहीं जाता, या जो कि रोकी का साथी था, तब तक ये लोग कबूलेंगे नहीं। जी साहब, आपने सच कहा है। हवलदार गायकोंडे बोला। साहब, कोई खेल खेलना पड़ेगा। मतलब मतलब ये कि कुछ ऐसा इमोशनल ड्रामा कि इन चारों में से कोई एक सब सच्चाई बता दे। वाह, तुमने बिल्कुल ही सच कहा है। तो फिर एक काम करो, तुम अपने तरीके से उस लड़की से फिर पूछो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। जी साहब। दरोगा रामप्रसाद शास्त्री अपनी कुर्सी पर चाय की चुस्कियां ले रहा था कि अचानक उसके सामने पवन बिहारी आकर खड़ा हो गया। पवन बिहारी को देखकर रामप्रसाद शास्त्री मुस्कुराया। आओ, बैठो महोदय जी। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, पवन बिहारी बोला। मैं ये बताने आया हूँ कि आज दोपहर का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर दुर्गा 1-2 दिन में नहीं मिली तो धमाका होगा। चुनाव सिर पर है, संभाल लो आप दरोगा साहब। रामप्रसाद शास्त्री को ये बात सुनकर हंसी आ गई। उसने टेबल पर चाय का कप रखते हुए कहा, हमें समझ में नहीं आता पवन बिहारी जी, कि आप दुर्गा के लिए सच में चिंतन कर रहे हो या फिर क्या मतलब है तुम्हारा रामप्रसाद शास्त्री। महाशय, बस एक बार सरकारी बस और बाइक जलाने वाला मिल जाए ना, तो सारा खेल यहीं रफा दफा हो जाएगा कि कौन कितना सोचता है दुर्गा के लिए। हमें हमारा ही काम नहीं करने दिया जा रहा। 5 दिन हो गए हैं रामप्रसाद शास्त्री साहब, पवन बिहारी ऊंचे स्वर में बोला। 5 दिन हो गए, कुछ भी पता चला आपको? हम पूरी कोशिश में हैं और बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब वह जल्दी समय भी देख लूं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि अभी चुनाव आने वाला है। अब चलता हूँ, नमस्कार। और पवन बिहारी अपने गुर्गों के साथ बाहर की तरफ चले गए और वहीं बैठा दरोगा उन्हें जाते हुए देखता रहा। साहब, साहब, हवलदार भागता हुआ आया। क्या हो गया गायकोंडे? साहब चलो, मनोज की लड़की कुछ बता रही है। क्या बात करते हो मेरे तोंदू? मजाक के लहजे में दरोगा रामप्रसाद शास्त्री बोला। चलो। सामने दरोगा रामप्रसाद शास्त्री को देखकर वह लड़की सहम गई। चल बता, क्या बताना चाहती हो? साहब, बद्री बाबू के बारे में। साहब, बद्री बाबू भी गायब है, पर वह बीमार है। कहना क्या चाहती हो तुम? खुलकर बताओ। साहब, बद्री बाबू मानसिक रूप से बीमार है। उनको तो कुछ अलग ही बीमारी है। मतलब? साहब, मैं बता नहीं पा रही हूँ, पर उनमें उनका कोई दोष नहीं। बद्री बाबू फार्म हाउस पर अपना कुछ समय बिताने आते हैं। उनको यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या सच में फार्म हाउस के उस कमरे में जहाँ दुर्गा के कपड़े मिले, वहाँ दुर्गा नहीं थी? नहीं साहब, सच में वहाँ कोई भी नहीं था। उस कमरे में तो मैं ही कभी कभी जाती हूँ। तो फार्म हाउस के पास दुर्गा की एक्टिवा मिली, वो क्या है? साहब, बद्री बाबू से मिलने दिन भर कोई ना कोई आता रहता है वहाँ। हम तो बस वहाँ की देखभाल करते हैं। दरोगा रामप्रसाद शास्त्री अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि लड़कियां में पढ़ा रही है, या तो इसके सच में ही कुछ नहीं पता कि दुर्गा के साथ क्या हुआ है। इधर, दुर्गा, तुम अपने साथ हुई रात की बर्बरता कैसे बताओगी? पर बताना तो था। तुम किसको बताओगी? कौन है अभी जो तुम्हें समझ सकता है? उसने शुरू से बताना उचित समझा। एक दिन ऑफिस में पवन भैया मुझे प्यार से अपने हाथ मेरे सिर पर रखते हुए बुलाए। दुर्गा, तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना? मैं आश्चर्य से बोली, भैया, ये भी कोई कहने की बात है? आप इतने मायूस क्यों हैं? बात क्या है? पवन बिहारी गंभीर हो गए, कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए।
और अपने दोनों हाथ पीछे करके खिड़की के पास चले गए। खिड़की के बाहर हरियाली देखते हुए उन्होंने कहा, आखिर कब तक दुर्गा ये नेता लोग हमारे देश को लूटते रहेंगे? ये बेरहमी से पौधों जैसे बेजान बच्चों के साथ खेलते रहेंगे। भैया, बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पवन ने खुलकर बोलना शुरू किया। अब राजनीति में हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। भैया, आपकी ही जरूरत है। आप ही राजनीति में आकर लोगों की सेवा कर सकते हो। मैं तो खिलाड़ी हूँ, मुझे खेल खेलना पसंद है। खेल ही तो खेलना है। मतलब? दुर्गा, पहले तुम ये बताओ। पवन बिहारी दुर्गा के पास आकर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ? सच कहूँ तो अब समाज में तुम्हारे जैसे नेता की ही जरूरत है, जो लोगों के दुखों को समझे, जो उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली तक पहुंचा सके। पवन ने दुर्गा को गले लगा लिया और बोले, मैं जानता था मेरी बहन मेरे लिए अच्छा ही सोचती है। भैया, आप बस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। शुक्रिया मेरी बहना। पर दुर्गा, एक बात है, तुम्हें भी आना पड़ेगा इस राजनीति में। मैंने इस बार तुम्हारा नाम कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए आगे किया है। पर भैया, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे तो राजीव शुक्ला हैं। मैं जानता हूँ दुर्गा, पर राजीव के लिए मैंने कुछ और सोचा है। अभी तो कॉलेज को तुम्हारी ज़रूरत है। सभी छात्र बस तुम्हारी राह ही देखते बैठे हैं। पर भैया, मुझे राजनीति पसंद नहीं। दुर्गा, समाज और लोगों की भलाई के लिए हमें अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर काम करना पड़ता है। तुम्हें आना ही होगा। फिर दुर्गा मान गई। पवन बिहारी ने कहते हुए आगे बढ़ने का प्लान बताया। पर मेरा विधायक बन पाना इतना आसान नहीं है। पब्लिक पहली बार में ही क्यों वोट करेगी? क्या तुम्हें मेरे बारे में पता है? दुर्गा कुछ न बोली, शायद सोच रही थी। मेरे पास एक प्लान है। जी भैया, बताओ। तुम्हें एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब? दुर्गा चौंकी। क्या तुम मेरे लिए इतना सा कर सकती हो? भैया, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिर पवन बिहारी ने मेरा अगवा करने का प्लान बना दिया। मैं तुम्हें बलि चढ़ाने जैसा नहीं, पर तुम्हारे नाम का प्रभाव बनाकर हम कॉलेज में तुम्हारी छवि बना देंगे। राजीव शुक्ला का चेहरा अचानक चौंक उठा। भैया, ये क्या? तुम ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो रहे हो? भैया, यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो उनके साथ ही थी। मुझे तो खुद गायब होना था, रोकी की मदद से। रोकी? राजीव शुक्ला ने हैरानी से कहा। हाँ भैया, वही रोकी जिसकी टांग मैंने तोड़ी थी, जिसने राशि की बेइज्जती की थी, और इत्तेफाक से उसी राशि ने आज मेरी मदद की। 3 दिन के लिए मुझे गायब रहना था, ताकि लोग तुम्हारे लिए सहानुभूति जुटा सके, ताकि सत्ता पार्टी को नीचा दिखाने और प्रशासन को हिलाने में कोई कसर ना छोड़े। क्या ये ठीक था दुर्गा? क्या तुमने मुझसे कभी पूछना ठीक नहीं समझा? भैया, मेरे मन में ये बात आई थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों नहीं पूछा। पवन बिहारी भैया के लिए कुछ करूं, पर आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब लगता है मैं उनके प्लान का मोहरा बन गई हूँ और इस दलदल में फंस गई हूँ। मैं रोकी के साथ उनके ही घर जा रही थी। मुझे वहाँ 3 दिन तक छुपना था। बाद में रोकी अपने सिर पर ये इल्ज़ाम ले लेता। सब कुछ प्लान के हिसाब से था। मैं पागल थी पवन बिहारी भैया के क्रेज में, उनकी दरिया दिली में। दुर्गा रोते हुए बोली। पवन बिहारी के कहने पर रोकी द्वारा मैं अगवा कर ली जा रही थी कि बीच में कुछ और लोग हम पर हावी हो गए और मुझे असल में अगवा कर लिया। उन्होंने रोकी को धमकी दी और कुछ पैसे दिए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और वहां से फरार हो गए। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक बंद कमरे में पाई गई थी। मुझे नशे का इंजेक्शन दिया गया था। सुबह के 7 बजे बिस्तर पर अस्त व्यस्त हालत में मैं पड़ी हुई थी। फिर दुर्गा कहते कहते रोने लगी। भैया, उस रात से मैं हर रात नशे में होती। सुबह मुझे होश आता, मेरा पूरा शरीर दर्द करता। फिर मुझे एहसास होता कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा नशा ठंडा पड़ जाता, शरीर सुन्न रहता, हर अंग दर्द से कहराता। हर रात मेरे शरीर को कोई छूता था, कोई घिनौना व्यक्ति। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होता, पर मैं पहचान नहीं पाती। नशे में मुझे कुछ याद नहीं रहता। दुर्गा रोते हुए बोली। हर रात के बाद मुझे सुबह पता चलता कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है भैया। इस शब्द को सुनकर राजीव शुक्ला चीख पड़े। नहीं दुर्गा, नहीं। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। मुझसे यह नहीं सुना जाएगा। मैं कैसा भैया हूँ?
कैसा होगा वह नज़ारा जब एक बहन अपने भाई को ऐसी घटनाएं सुना रही हो। दुर्गा फिर कहने लगी, मैं चीखती चिल्लाती फिर ठंडी पड़ जाती। राजीव शुक्ला का शरीर कांप उठा। उसकी नसों में बहता लहू उसे धिक्कारता रहा। आंखों में ज्वाला फूटने लगी, गर्म आंसू बहने लगे। दोनों रो रहे थे। राशि तो सिहर सी गई थी दुर्गा की बातें सुनकर। वह अगर कोई होता तो शायद उसका हाल यही होता। राजीव शुक्ला उठा, उसकी सांसें फूलने लगी। पवन बिहारी की खैर नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन यह ठीक नहीं किया गया। नहीं भैया। सहसा दुर्गा खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुम्हें मेरा बदला लेने के लिए नहीं बुलाया है। मेरी कुछ मदद करो और मैं खुद उसे खोजूंगी। अपना प्रतिशोध खुद लूंगी भैया। आप बस वही करो जो मुझे चाहिए। और तुम्हें दुर्गा की कसम, आप कुछ भी नहीं करोगे। आप पहले की तरह पवन बिहारी के साथ काम करो। मुझे उकसाकर राजनीति करने वाले पवन बिहारी की तो मैं बैंड बजा दूंगी। अब शुरू होगा दुर्गा का बदला। कसम दिलाने से क्या होगा, राजीव शुक्ला ने कहा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, डंके की चोट पर। पवन बिहारी अपने ऑफिस में बैठे थे। सामने कुर्सी पर जगजीवन समाज पार्टी के कुछ नेता मौजूद थे। बातचीत चल रही थी कि किस तरह से विजिट और कैंपेन की जाए। तभी बीच में, भैया, राजीव भैया आ गए हैं। एक गुर्गा अंदर आकर पवन बिहारी से बोला, उन्हें बोलो मीटिंग में है, बाहर बैठे। पवन बिहारी के लहजे में थोड़ा गुस्सा था। जी भैया। कुछ देर तक पवन बिहारी की बातचीत चलती रही। फिर सभी नेता चले गए। उनके जाने के बाद पवन बिहारी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को पता नहीं चलता किससे कैसी बातें चल रही हैं? क्या बीच में टपकना जरूरी है? भेजो राजीव शुक्ला को। जी भैया। राजीव शुक्ला अंदर आए। आंखों में लाली, नथुने फूले हुए, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या हुआ भैया? राजीव, कहाँ गायब हो गए थे? फोन भी बंद था तुम्हारा। राजीव शुक्ला कुछ नहीं बोले, बस पवन बिहारी को अजीब सी नजरों से देखते रहे। हम कुछ पूछ रहे हैं राजीव भैया। इस बार पवन बिहारी चिल्लाकर बोले। कहाँ थे? कुछ काम दिया था आपको? पता है ना कि आप पर ही भरोसा करके हम एक एक कदम रख रहे हैं। एक बस और एक बाइक जला दी है आपके गुंडों ने। कौन जिम्मेदार होगा उसका? हम ही होंगे भैया। राजीव शुक्ला बोले। हम ही होंगे, काम आपका होगा पर जिम्मेदार हम होंगे। तुम्हारी जुबान कुछ ठीक नहीं लगती आज। पवन बिहारी चिढ़ते हुए बोले। अगर तुम रहते तो वह सब नहीं होता। मैंने तो पहले ही इन सब बातों के लिए आपसे कहा था कि यह सब ठीक नहीं, पर तुम्हें पता है कि यह होना थोड़ा जरूरी था। आपके लिए तो होगा भैया, हमारे लिए नहीं। मतलब अब तुम हमसे अलग हो गए? इसके अलावा भी और काम होते हैं भैया। राजीव शुक्ला बोले। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। दुर्गा कहाँ है भैया? क्या मतलब? मतलब दुर्गा कहाँ है, यही तो पूछा आपसे। जो आपको ही पता है, मुझे कैसा पता चलेगा? पवन बिहारी चिढ़ गए। भैया, आपने अच्छा नहीं किया। राजीव शुक्ला की आंखों में पुनः आंसू छलक पड़े। मुझे सब पता है भैया। आपकी एक गलती से दुर्गा आज हमारे साथ नहीं है। किसी ने अगवा कर लिया है उसे। पता नहीं किस हालत में होगी वो। मेरी कौन सी गलती? पवन बिहारी हड़बड़ा कर बोले। यह आपको अच्छी तरह से पता है। क्या तुम्हें पता है दुर्गा कहाँ है? नहीं। अगर पता होता भी तो नहीं बताता। आपने अपने स्वार्थ के लिए उस बेचारी को आग में झोंक दिया है। इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा भैया। क्या बक रहे हो तुम राजीव शुक्ला? मतलब तुम हमारी पार्टी छोड़ के जा रहे हो? जी, हम सब कुछ छोड़ रहे हैं और दुर्गा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ करके पवन बिहारी ठाकों के साथ हंसने लगा। अरे प्रशांत। जी भैया। एक स्मार्ट सा लड़का सामने आया जिसका नाम प्रशांत था। अरे, ये तो बागी हो गया रे, हमें छोड़ के जा रहा है। राजीव, ये क्या कर रहा है तू भाई? पवन भैया जिसका साथ छोड़ दे उसका हाथ कोई नहीं पकड़ता। जानता हूँ प्रशांत, राजीव बोला, और देखा भी है। पर मैं छोड़े हुए हाथ को अपनाने में विश्वास रखता हूँ। तुम जल से करो। अलविदा। इतना कहते हुए राजीव वहां से जाने लगे। उसके पीछे दो लड़के और जाने लगे। अरे, तुम दोनों कहाँ चले? प्रशांत ने कहा। राजीव भैया के साथ। दोनों एक साथ बोले। हम तो राजीव भैया को ही जानते हैं। पवन हा हा करके हंसने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, जाओ, जिसको जाना है जाओ, और जिस किसी को भी जाना है वो भी जाओ। ऐसा ना हो मैं धक्के मार के निकाल दूं। सभी लड़के मुंह नीचे करके खड़े हो गए।
पवन का ये रौद्र रूप उन्होंने पहली बार देखा था। सभी के सभी सहम गए थे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।